हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है अब आज के 10 के दमदार ट्रेड्स की। अगला आधा घंटा एकदम एक्शन पैक्ड रहेगा। मैंने बताया था आपको मानस और सचिन पिछले शो से कंटिन्यू करेंगे। उनके साथ साथ ये देखिए अमित सेठ साहब और सोमिल मेहता भी जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है भाई। आइडिया है इन चारों से बढ़िया से सुबह 10 बजे के ट्रेड्स लेने का। आगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ेंगी। तो बाजार के फंडामेंटल्स थोड़े से टटोलेंगे, कैसा आउटलुक नजर आता है उस पर चर्चा करेंगे। प्लस उसके बाद जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा भी जुड़ेंगे। तो राहुल से जानेंगे ये जून महीना, जून सीरीज कैसी रह सकती है और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के जून के प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से। पर पहले सुबह की टॉप हेडलाइंस। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बिकवाली। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,600 के पास। बैंक निफ्टी में भी हल्का दबाव, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़त के साथ आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं 3% से ज्यादा चढ़ा इंडिया विक्स। पीएसयू बैंकों में तूफानी तेजी। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। यूको और सेंट्रल बैंक 4 से 5% दौड़े। वहीं एफएमसीजी में अच्छी रौनक। खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने से गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया चढ़े। उधर आईटी और मेटल्स में सबसे ज्यादा बिकवाली। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% नीचे। अच्छे रिजल्ट से अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 59% का उछाल। उधर मजबूत रिजल्ट से एस्ट्राजेनेका फार्मा करीब 9% दौड़ा। और डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद नीवा बूपा करीब 10% टूटा। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना। 3.5% हिस्से के लिए हुआ ब्लॉक। लार्ज ट्रेड की वैल्यू 531 करोड़ रुपए। प्रमोटर्स की हिस्सा बेचने की खबरें। 3.5% बिका। बिकना तो 7.25% था नीवा बूपा का। चलिए नजर रखूंगा उस पर मैं। लेकिन पहले दो लिस्टिंग्स। आज वो श्लॉस बेंगलोर यानी कि होटल लीला लिस्ट होना था पहला। 435 रुपए की इशू प्राइस थी। अपनी इशू प्राइस से 5% नीचे, 5.5% नीचे कामकाज करता हुआ 3,500 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे। द लीला, जिस होटल चेन को आप जानते हैं, उसका ऑपरेटर और ओनर है ये कंपनी श्लॉस। ठंडा रिस्पॉन्स था। कुल मिलाकर 4.5 गुना श्लॉस भरा था आईपीओ। क्यूआईबी 7.5% था। एचएनआई 1% गलत कह रहा हूं, 7.5 टाइम्स क्यूआईबी भरा था। एचएनआई 1 गुना भरा था और रिटेल अंडर सब्सक्राइब रहा था 0.8। रिटेल स्मार्ट था। स्टॉक 27 रुपए अपने इशू प्राइस से नीचे, 6.25% दबाव में। दूसरा एजीज वोपैक टर्मिनल्स, 235 रुपए की इशू प्राइस पे खड़ा हुआ है 233 रुपए के आसपास। 2,800 करोड़ रुपए सक्सेसफुली जुटाए। अच्छा, इसमें ना एजीज लॉजिस्टिक्स पे नजर रखिएगा, उसकी 50% सब्सिडरी है ये। स्टोरेज टर्मिनल्स 6 इंडियन पोर्ट्स पे ओन और ऑपरेट करने का एजीज वोपैक का काम है। इसका सब्सक्रिप्शन तो और भी ठंडा था, 2 टाइम्स भरा था, 2.1 टाइम्स। क्यूआईबी 3.3 टाइम्स था। एचएनआई आधा टाइम भरा। रिटेल 0.77 टाइम भरा। अंडर सब्सक्राइब यहां पे भी रिटेल रहा, एचएनआई रहा। रिटेल स्मार्ट दोनों में सिर्फ अंडर सब्सक्राइब था। दोनों इश्यूज ठंडे। ये आपके सामने 2 इंटरेस्टिंग लिस्टिंग। दोनों में कंसर्न्स थे वैल्यूएशंस के, और स्मार्टली रिटेल ने सब्सक्राइब नहीं करा। खैर, मार्केट्स पे आता हूं, उसके बाद बाजार के आगे की चर्चा और एक्सपर्ट्स के पिक्स। दिक्कत में हफ्ते का पहला दिन प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था। अच्छी बात यह है कि 526 लोस थे, उसके बाद वहां से घूमा है। हालांकि अभी भी 2.5% की कमजोरी के साथ 24,600 के नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो पिछले 2 हफ्ते की रेंज को वायलेट किया और उसके नीचे इस समय कामकाज होता हुआ। और चौतरफा मूड थोड़ा सा लार्ज कैप्स का दिक्कत वाला है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज रखिएगा तो समझ में आएगा किस तरह के हैवी वेट्स हैं जो इस समय दिक्कत करते हुए। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई इन्फोसिस, इस तरह के हैवी वेट्स हैं
जो लार्जली पेन में। पर ठीक है, हमने पुट राइटर्स का तगड़ा जोन देखा था 24,400 और 24,500 का, तो एक फ्लोर टाइप थी बाजार के लिए, उस फ्लोर को अब तक तो हम डिफेंड कर रहे हैं। पर मानस, सुबह से 7 बजे मॉर्निंग कॉल से मैपिंग आपके साथ कर रहा हूं निफ्टी की, तो अब बताइए भाई रुझान निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर है वो ठीक है, लेकिन दोनों ही दबाव में, कैसे अप्रोच कर रहे हैं या फिर कैसे, क्या देख रहे हो आप निफ्टी में? देखिए, मॉर्निंग में जब बात हुई थी तो मैंने मेंशन किया था कि अगर 24,690 के नीचे जाएगा तो 550 तक जा सकता है, तो वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो अभी भी नेगेटिव है, और देखिए ध्यान रखिए काफी समय के बाद निफ्टी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 24,450 तक के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं करंट लेवल्स पे तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 24,640 का। अगर उसके ऊपर जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन पैटर्न नेगेटिव लगता है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन है, और देखिए बैंक निफ्टी में मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था कि ये 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज मॉर्निंग में भी 10 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ, वहां पर पुल बैक देखने को मिला। आई थिंक यहाँ पर अभी छोड़ दें, अभी ना खरीदारी करने का ट्रेड रहेगा ना बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा। खरीदारी केवल करेंगे 56,000 के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, बैंक निफ्टी शेड बेहतर है, लेकिन अवॉइड करेंगे उस पॉकेट को। निफ्टी दिक्कत में, दबाव बढ़ सकता है। 24,450 के टारगेट्स के लिए निफ्टी में बिकवाली करने के मौके बन रहे हैं, तो उस क्रूशियल जोन्स के मिड पॉइंट को शायद अब हिट कर रहे होंगे। और ध्यान रखिएगा 24,640 अपना एसएल बन जाएगा, उसके ऊपर निकला तो शॉर्ट से आपको बाहर निकलना है। ये बढ़िया सी रणनीति हो गई। लाइए लेकिन 10 के दमदार ट्रेड जो प्रॉमिस था उसके साथ शुरुआत करते हैं। पहले चलें सेठ साहब के पास, कोलकाता। सेठ साहब क्या हालचाल, कौन से दो स्टॉक्स लेकर आए भाई साहब? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड द व्यूअर्स। आशीष जी, आज अर्ली मॉर्निंग से क्लियरली हम देख रहे हैं कि थीम एफएमसीजी और में आज स्टार्ट हुआ और पीएसयू बैंक में कंटिन्यूएशन है। तो इन्हीं सेक्टर्स के साथ जाऊंगा जिनमें स्ट्रेंथ है। एफएमसीजी से मैं चूज करूंगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 9-10 दिनों का नैरो रेंज कैंडल का एक इसने ब्रेकआउट दिया अपनी की मूविंग एवरेजेस। एक अच्छे खासे 9 से 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये मूव आया। अर्ली सत्र में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो ब्रिटानिया बाय करें। 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5750 के। दूसरा स्टॉक जिसपे हम कंटिन्यूअसली बुलिश हैं दैट इज सॉरी आई विल गो फॉर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना एक की रेजिस्टेंस हर्डल क्रॉस किया 106 रुपीज का। यहाँ पे 112 से 114 तक के टारगेट्स ओपन अप होते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक बाय करें फॉर टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट ऑफ 112, देन 114। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रखेंगे 106 रुपए का। पीएसयू बैंक और एफएमसीजी दो अच्छी पॉकेट सुबह से। एफएमसीजी में ब्रिटानिया जो ट्रेड अपन पिछले शो से राइड कर रहे हैं, सेठ साहब का कन्विक्शन, ऐसे ही लाइकवाइज पीएनबी का ट्रेड राइड कर रहे हैं। पीएनबी सेठ साहब को अभी भी पसंद आ रहा है, तो अपना ट्रेड और बढ़िया ग्रिप में आ रहा है, ऐसा पढ़ लीजिए और यहां से और तूल मिलेगा। फ्रेश स्टॉप लॉसेस अब आपकी स्क्रीन पर आ गए। सोमिल गुड मॉर्निंग। सोमिल, आज के प्रेफर्ड पिक्स आपके कौन से हैं? मेरा पहला पिक होगा फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक में कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, हार्ट ऑफ हार्बर फॉर्मेशन है। अब बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा फॉर सम टाइम एज अ पोजिशनल ट्रेड एज वेल, क्योंकि 200 डेली मूविंग एवरेज और 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड हियर। बाई साइड पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 201 का और टारगेट होगा 215 इन फेडरल बैंक। एक है, एक ही मान के चलो कि दो हैं? अच्छा, दो भी है, सॉरी। नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है क्या, वाकई है? नहीं, दूसरा भी है, ऑफ कोर्स दूसरा अच्छा। भी है, डेफिनेटली। ओबरॉय रियलिटी में सिमिलर सेटअप है। कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। रियलिटी ओवरऑल भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा स्ट्रांग मोमेंटम। स्टॉप लॉस रहेगा 1715 और टारगेट रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म 1820 का। लीजिए भाई, दो अच्छे सेटअप, फेडरल बैंक और ओबरॉय रियल्टी, दोनों में सोमिल का मानना है खरीदारी करके चले। सचिन, फ्रेश पिक्स कौन से भाई 10 के दमदार ट्रेड्स के, क्या पसंद आ रहा है?
आशीष जी, यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन होगा अलाउंस का। जिस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है, इसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 410 के आसपास प्लेस्ड है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 388 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जो दूसरा स्टॉक है जो फिलहाल मेरे रेडार पे आया है, जिसका जिक्र आई थिंक आपने प्रीवियस शो में किया था, वो है अदानी पोर्ट्स का। यहाँ पर भी जिस तरीके से स्ट्रेंथ इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में हुआ था, उसी का एक कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम है। इसके आरएसआई पे बिल्कुल भी डाइवर्जेंस नहीं है, एंड प्लस अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकालने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 1540 तक की यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है। ओपनिंग काफी शानदार है, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1429 पे ही लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में 1540 के पोजिशनल टारगेट के लिए। अदानी पोर्ट्स और एक्साइड इंडस्ट्रीज, भाई साहब 10 के दमदार ट्रेड। अब तक तो सारे बाय साइड के आइडिया कमजोर दिख रही स्क्रीन पे, उसके बावजूद तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान तो अच्छा ही दिख रहा है। मानस बताएंगे कि क्लीन स्वीप है या नहीं। मानस, आपके दो पिक्स कौन से भाई साहब? तो देखिए, दोनों लॉन्ग साइड पे ट्रेड रहेंगे। पहला बंधन बैंक में खरीदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है। तो बंधन बैंक में 171 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 180 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो पेटीएम का है। पेटीएम पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने करीब 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, फिर अब वापस हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट है, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो पेटीएम में 894 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 955 की टारगेट सेट करेंगे। सब बाय आइडियाज। ब्रिटानिया और पंजाब नेशनल बैंक सेठ साहब को पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक और ओबरॉय रियल्टी सौमिल को पसंद आ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट सचिन के प्रेफर्ड पिक्स, और बंधन बैंक और पेटीएम मानस के आइडियाज। वैसे बैंक्स में सरकारी बैंक्स और उधर एफएमसीजी में तो खैर वो ड्यूटी कट जो एडिबल ऑयल पे अनाउंस हुआ है उसका खास तौर पे फायदा है, इसीलिए ब्रिटानिया आउट परफॉर्म भी कर रहा है अपने पीयर्स को। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा कर रहा है, इसीलिए तो जो ज्यादा डिपेंडेंट हैं एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट्स में, उन कंपनीज के लिए अच्छी खबर। खैर, ये हो गया आज के 10 के दमदार ट्रेड्स। बढ़ा जाए आगे, एक चीज दिखा देता हूं। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर और ब्रेथ एडवांसेस के वापस फेवर में आती हुई। तो इस समय 4:3 का रेशियो है। 3 गिर रहे हैं तो 4 स्टॉक्स बढ़त के साथ मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह है असली मार्केट का बैरोमीटर मूड का। लार्ज कैप्स दिक्कत में, इसीलिए इंडेक्स निफ्टी सेंसेक्स पस्त हैं, लेकिन यह है मूड का बैरोमीटर। ब्रॉडर मार्केट धीरे धीरे इंचअप करते हुए, यह अच्छी खबर। खैर, इस बीच फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। देवीना मैम, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और देवीना मैम, आप जुड़े हो उस समय जब ये Q4 या कह लें FY25 का रिजल्ट सीजन कल्मिनेट हुआ। अब तो सारा वो 2 महीने का पीरियड खत्म, सारे नंबर्स आ गए सामने। हिंदुस्तान के बाजारों का मूड बिगड़ा ही था जब इंडिया इंक की परफॉर्मेंस गड़बड़ाई थी सितंबर क्वार्टर में। एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह का स्लो डाउन आया था। उसके बाद ग्रोथ लौटी नहीं ढंग से पटरी पे। क्या आकलन है आपका Q4 के नंबर्स, इंडिया इंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस का? किस हद तक हम वापस पटरी पे आ पाए? गुड मॉर्निंग। और जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, एक्सपेक्टेशन से तो कुछ अधिकतर कंपनियों ने अच्छा ही किया है। इस बार तो एक्सपेक्टेशन पहले से ही थोड़ा कम हो गई थी। और जहां तक आपने पिछले साल की बात की है, तो वो कंजम्पशन स्लो डाउन की बात हमने करनी शुरू की जब सितंबर में के बाद बाजार ने गिरना शुरू किया। लेकिन कंजम्पशन में जो गिरावट आई थी कंजम्पशन के ग्रोथ रेट में, वो तो एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आई थी। उस साल जो जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का ग्रोथ नंबर था, वो 21 साल में सबसे कम था। और इस साल मतलब जो अभी साल खत्म हुआ है 24-25 में, तो बढ़ा ही है। तो और बाकी भी अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था को देखें तो ओवरऑल तो जितने भी समाचार आ रहे हैं वो अब तो पहले से तो बेहतर ही है। जीडीपी का नंबर भी आया, इन्फ्लेशन पहले से कम हो गई है। तो इसका मतलब आरबीआई के पास भी अब
अगर रेट काटने हैं तो वो मूव है, क्योंकि पहले 6 महीने पहले स्थिति थोड़ी भिन्न थी जब इन्फ्लेशन ऊपर ही थी। अब खास करके खाद्य पदार्थों की इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कम हो गई है, जिसके कारण अब भारतीय जो उपभोक्ता है उसको भी और आरबीआई को भी एक तरह से थोड़ा सांस लेने की जगह मिली है। तो ओवरऑल मैक्रो इंडिकेटर तो पहले से बेहतर ही है। ये सच है, जीडीपी का आंकड़ा Q4 का पॉजिटिव सरप्राइज था, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए। उसके बाद वो थोड़ा डेटेड हो गया। तो ऑटो सेल्स देख लीजिए जो कल और आज के बीच में आ रहे हैं, ज्यादातर सारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। तो अंडर करंट तो अच्छा है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, मॉनसून एक्सपेक्टेशन से बेहतर होपफुली रहेगा, ऐसा अब तक का सारा समीकरण बैठ रहा है। तो आंकड़े इधर तो सारे के सारे कंड्यूसिव हैं। इंडिया इंक धीरे धीरे कैचअप प्ले करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से तो नहीं लौटा उस पटरी पे, लेकिन आपकी बात से लग रहा है लार्जली ज्यादातर कंपनियों ने कुछ ना कुछ डिलीवर करा है या कुछ बेहतर ही डिलीवर करके दिया है। ऐसे में हमारे अपने वैल्यूएशंस एक जमाने में कंसर्न बैठे थे। इन सब समीकरणों को देखते हुए इंडियन मार्केट के मोटा मोटी वैल्यूएशंस कैसे लगते हैं और आप लोग का अप्रोच क्या है? हम जस्ट हैं वैल्यूएशंस के फ्रंट पे, कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा पकड़ूं क्या? देखिए, एक चीज और भी जो भारत के लिए और इंडिया इंक के लिए भी अच्छी हुई है वो है क्रूड ऑयल का दाम। तो कच्चे तेल का दाम गिरा है, और कच्चे तेल के कारण फिर बहुत सारे डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। आप एफएमसीजी की बात थोड़ा समय पहले कर रहे थे, तो एफएमसीजी में भी काफी सारे पेट्रोकेमिकल इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होते हैं। तो वो भी एक और चीज है जिससे आने वाले तिमाहियों में थोड़ा फायदा होगा रिजल्ट्स में भी। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, देखिए वैल्यूएशन कभी भी इंडेक्स लेवल पे देखने का बहुत फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें 1 2 3 4 कंपनी के कारण वो इधर का उधर होता रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि हम बोलते हैं कि इतिहास में देखें तो ये वैल्यूएशन था निफ्टी का या सेंसेक्स का या जिस भी इंडेक्स का, लेकिन आप वो इंडेक्स को ही देखें तो उसका कॉम्पोजिशन इतना बदल गया है कि आप पहले का जो देख रहे हैं और अब का जो देख रहे हैं, वो उसमें जो कंपनियां हैं और सेक्टर हैं, सब कंपनियां तो फिर भी छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल ही अलग है। आप देखिए तो 25 साल पहले इंडेक्स में बैंक्स और फाइनेंशियल्स थे ही नहीं, और अब वो सबसे बड़ा वेट है। या आप अगेन उतने साल पहले जाएं तो उसमें पीएसयू बहुत सारे थे, सेंसेक्स में भरे हुए थे पीएसयू। फिर बीच में ऐसा समय आया कि लगा पीएसयूज की तो जैसे है ही नहीं लिस्टेड कंपनी। तो ये सब बहुत बदलता रहता है। और सेक्टोरली जब मार्केट पीक पर भी था तब भी देखा था कि सेक्टोरली ठीक है, पीई बहुत कम कि उसमें नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे हो अगर आप इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री देखते। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न तो कभी नहीं था। और मैं अभी देख भी रही थी, क्योंकि फरवरी में मेरी किताब आई थी, तो उस समय 2 3 पॉडकास्ट किए थे, तो उसमें मैंने देखा कि मैंने सब जगह यही बोला था कि अगर आप करेक्शन का इंतजार कर रहे थे निवेश करने के लिए, तो अब आपने निवेश किया क्या? तो फरवरी से अब तक तो उस समय 22,000 के रेंज में था बाजार, वहां से आपको मालूम है ऊपर आया। तो उतना बड़ा कंसर्न मेरे लिए ना कभी वैल्यूएशन थी ना बाजार की लेवल थी। और उसका कारण एक ये है कि 2010 से 20 के दशक में हमको रिटर्न नहीं मिला इक्विटी मार्केट से। आपको मोटा मोटा फिक्स डिपॉजिट वाला ही रिटर्न मिला, पूरे 10 साल डॉलर में आपका रिटर्न ही नहीं आया, 0 के करीब ही था रिटर्न। तो उसके बाद से आपके पास वो उतना जगह बनी कि बाजार उतना चल सका। देखा, समय पे किताब पढ़ लेने का जैसी आए कितना जरूरी होता है। अच्छा देवीना मैम, एक इशू मई के मंथ में, किताब तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उस समय जब क्योंकि वो आई थी आई थिंक 30 या 31 जनवरी को, तो फरवरी में उसके लॉन्च के आसपास थोड़े पॉडकास्ट किए थे, तो मैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक देवीना मैम इशू और था, मैं कंसर्न्स हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपसे पर्सपेक्टिव मिल जाए क्या मायने इसके। मई के मंथ में प्रमोटर्स ने और शेयर होल्डर्स ने बहुत तगड़ा चंक ऑफलोड करा। मेरे ख्याल से अगर बॉल पैक एस्टिमेट देखूं तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का माल। अब उसमें बड़े बड़े आईटीसी से लेके इंटरग्लोब से लेके भारतीय एयरटेल, सब जगह वो लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हुए। अब लॉजिक कहता है कि हायर लेवल्स पे इन्फॉर्म्ड लोग एग्जिट कर रहे हैं, इसका मतलब उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन जस्ट है,
इससे ज़्यादा बियॉन्ड स्ट्रेच ना करके यहाँ पे माल छोड़ देना चाहिए। पर ऐसी सिनेरियो पेंट हुआ था कुछ समय पहले जब खूब एग्रेसिव सेलिंग हुई थी, उसके बाद भी बाजार इवन जहां लास्ट ट्रेड हो रहे थे उसमें भी स्टॉक्स फट रहे थे, बाजार खूब चला। मैं लॉजिक के साथ जाऊं या बिहेवियर कैसा, मैं इसको कैसे रीड करूं? 50,000 60,000 करोड़ रुपए के सारे इन्फॉर्म इन्वेस्टर माल छोड़ रहे हैं, हमको चुपका रहे हैं लिटरली, ऐसा मान के चलूं? देखिए, अगर आप एक एक प्रमोटर को लें तो वो अगर मैं सपोज उनको सलाह दे रही हूँ तो मैं भी कहूंगी कि आपका सब पैसा एक ही स्टॉक में नहीं होना चाहिए, तो आप उसको कुछ डाइवर्सिफाई करें, तो उस लेवल पर वो लॉजिकल रहता है। और जैसे आपने आईटीसी का नाम लिया, अब एक तरह से तो बैट प्रमोटर की श्रेणी में आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब उनके अब मैनेजमेंट एक तरह से उनके हाथ में नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी है कि भारत में हमेशा वैल्यूएशन अन्य देशों से ज्यादा ही मिलती है, तो वैसे ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ कैश आउट कर लें तो उसमें कुछ इतना नेगेटिव भी नहीं है। और ये जो आपने बोला कि अब वो 2-3 बड़े इस तरह के प्रमोटर के द्वारा बेचने के कारण वो नंबर बहुत बड़ा हो गया है, तो एक हफ्ते या एक महीने के आंकड़े पे हमको नहीं जाना है। पिछले साल मुझे थोड़ा ज्यादा कंसर्न था, बिकॉज वो एक पैटर्न बन गया था कि वो होता ही जा रहा, और खास करके अगर आप आईपीओ मार्केट में देखें तो वहां भी अधिकतर ऑफर फॉर सेल थे, वो प्रमोटर या वेंचर कैपिटलिस्ट के, तो वो ज्यादा चिंता का विषय होता है, क्योंकि अब वो एक तरह से जो आप बोल रहे हैं कि हमको माल दे के भाग रहे हैं, तो वो उस स्थिति में थोड़ा ज्यादा लगता है। अब ऐसे वन ऑफ थोड़े बहुत 2-3 एक ही साथ में हो गए, 2-3 बड़े इस तरह के, तो वो उससे बहुत ज्यादा भी उसमें आपको सिग्नल लेने की उसमें जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। परफेक्ट देवीना मैम, थैंक यू सो मच सारे बढ़िया से कंसर्न्स के सामने अपने लॉजिक प्रेजेंट करने के लिए। दो स्टॉक जो एक्शन में, सॉमिल टाटा स्टील प्लीज उठाइएगा। दबाव थोड़ा सा बढ़ रहा है, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रम्प साहब और जो ट्रम्प साहब अच्छा करते हैं बेफिजूल के अनाउंसमेंट, उसका खामियाजा भुगत रहा है स्टॉक। कैसा प्लेस चला बहुत है ये, इसीलिए मैं कंसर्न हूं थोड़ा सा। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेटल्स में बहुत अच्छा रैली देखने मिली है, और ये बहुत ही नॉर्मल है कि टाटा स्टील में अगर आप वेरी स्पेसिफिकली देख ले तो बॉटम बना था अराउंड 125 का और हाईज अराउंड 165 के बने वेरी रिसेंटली इन लास्ट 1 वीक में। और अब ये पूरी रैली का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली बनता है, और दैट इज वेरी नॉर्मल। और जो सेक्टर्स रोटेशन हमें देखने मिल रहा है इन लास्ट 3-4 हफ्तों से, और जो मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है, उसमें ये सेक्टर रोटेशन है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर मी। आई थिंक जो रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा टाटा स्टील में, वो एटलीस्ट 151 तक जा सकता है, दैट इज 40 डेली मूविंग एवरेज। और हार्ड लो टॉप लो बॉटम बनना शुरू हो गया है, डेली मोमेंटम इंडिकेटर में सेल है, तो यहां से अब टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों में ही मुझे लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली बनता है, विच इज वेरी नॉर्मल दोनों में, ठीक है। और सेठ साहब, कोल इंडिया आपके गांव की, सॉरी गांव नहीं, अब बॉम्बे वालों को क्या है, कहीं भी बाहर गए हो तो बाहर गांव ही बोलते हैं, आपके शहर की खबर अच्छी है इसीलिए हरकत में और थोड़ा सा तेजी तूल पकड़ रही है। जी आशीष जी, कोल इंडिया देखे तो काफी दिनों से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर, डेफिनेटली ये 50 एमआर। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो 411 का एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक अभी 200 एमआर के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो पोजिशनली अगर एक बार 411 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा। इन द मीन अगर किसी क्वेश्चन है तो 395 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। चलिए सौमिल और सेठ साहब, थैंक यू आप दोनों का जुड़ने के लिए। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा साहब जुड़ते हुए, और राहुल ऐसे समय जुड़ते हैं जब ज़रूरी होता है कि हम क्या कहते हैं, वो ड्राइंग बोर्ड पे पेंट करने की कोशिश करें कि कैसा आने वाला समय हो सकता है। अब खड़े हैं अपन नई सीरीज़ के एकदम आगाज़ पे, नए महीने की शुरुआत हुई है। और राहुल, एक महीने का निफ्टी का चार्ट रखिएगा। पिछला महीना कुछ किया नहीं, वो एक मंडे था मेरे ख्याल से 12 मई, जब वो सीज फायर के अपडेट्स पे हम रिएक्ट कर रहे थे, बस उस दिन वो 900 950 पॉइंट का निफ्टी का उछाल था। उसके बाद से लाजली राहुल 2-2.5 हफ्ते हो गए कुछ करके नहीं दे रहा है, टसल चल रही है बुल्स और बियर्स के बीच में गजब की। ऐसे में जून सीरीज का
किस तरह का रुझान आप देख रहे हो, किस तरफ आप टिल्ट कर रहे हो? बुलिश स्टैंस है, बेयरिश स्टैंस है? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ओवरऑल जो मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफी हमने पिछले सोमवार को भी आपके शो पर यही कहा था कि मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है। कॉशियस स्टांस हमने 25,100 पे लास्ट वीक दिया था। इस वीक हम देख रहे हैं कि पूरे वीक मार्केट नरम रहा और आज जो यूक्रेन रशिया के जो एस्केलेशन हुए उसमें मार्केट आज नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी का जो व्यू है वो अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मंदी का ही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एफआईज के शॉर्ट पोजीशंस बड़े हैं इस प्रीवियस वीक में भी। और ओवरऑल हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे ग्राइंड करता हुआ दिख सकता है। अब क्योंकि हम एक 24,500 के इमीडिएट सपोर्ट के पास है तो आज का ट्रेडिंग थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है सूनर देन लेटर 24,500 का लेवल भी टूटना चाहिए। और तकरीबन 24,000 है, 24,200 का जो एक बेस है, 24,000 इनफैक्ट वो लेवल है जब वहां से प्रीवियस निफ्टी में एक बड़ा मूव चालू हुआ था। निफ्टी ने जो 900 पॉइंट की रैली थी 24,000 के आसपास से दी थी। आई थिंक 24,000 का लेवल रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल अगर हम सारे इंडाइसेस में बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। 56,000 के स्ट्राइक पर बहुत ज्यादा स्ट्रैडल्स में एक्टिविटी है, यानी कि बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन मार्केट भी कर रहा है। और लिटरली जो हमने 23 अप्रैल के बाद एक साइडवेज मूव देखा है बैंक निफ्टी के अंदर, आई थिंक जून सीरीज के अंदर बैंक्स के अंदर बड़ा मूव आता हुआ दिख सकता है। अब सवाल ये है कि ये मूव ऊपर में आएगा कि नीचे में आएगा। तो अगर हम पीएसयू बैंक्स को देखें जैसे एसबीआई, जैसे कैनरा बैंक, या फिर जो जो टीयर 2 टीयर 3 पीएसयू बैंक है, सारे के सारे काफी मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। और पीएसयू बैंक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर का ब्रेकआउट आने की संभावना ज्यादा है। तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहा है। आई थिंक निफ्टी में जैसे ही करेक्शन पूरा होता है बैंक निफ्टी या तो यहाँ पर आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है, या आप सिलेक्टिवली स्टॉक्स में तेजी कर सकते हैं। जैसे कैनरा बैंक का सेटअप स्पेसिफिकली हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट 115-16 पे यहाँ पर बाई किया जा सकता है, 109.50 के स्टॉप लॉस है। और हमें लगता है कि 128-30 तक के भाव आपको कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो लीडर है एसबीआई, इसमें भी फ्राइडे के दिन काफी अच्छा एक्टिविटी देखने को मिला था। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है फ्राइडे के सेशन में, और हमें लगता है कि एसबीआई भी धीरे धीरे आपको 850-875 तक के लेवल्स आपको जून सीरीज में दिखा सकता है। तो जून में मुझे लगता है कि फोकस बैंक्स पर रखना चाहिए, खास करके पीएसयू बैंक्स जिन्होंने अर्ली साइंस दिए हैं, तेजी के अर्ली साइंस दिए हैं वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के। और ओवरऑल निफ्टी में हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। 24,000 के आसपास अगर निफ्टी आ जाता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी की जो एक तरह से वीकनेस है वो खत्म होती हुई दिख सकती है। 24,000 24,200 ये एक रेंज है, यहाँ पर हमें लगता है कि निफ्टी में एक तरह से बाइंग के लेवल्स बनेंगे और ओवरऑल निफ्टी में बाउंस बैक का मूड बनेगा। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है मार्केट के अंदर। सिलेक्टिव रहे, अभी तक मार्केट मोमेंटम में नहीं आया है, लेकिन आई थिंक अगर मोमेंटम कहाँ पे आना है तो वो बैंक्स में आना चाहिए। एक ही जवाब में सब बता दिया, बढ़िया है। बैंक निफ्टी रडार पे, बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव की तैयारी कर रहा है और राहुल की कमेंट्री टिल्ट दे रही है पॉजिटिव बायसनेस की तरफ। तो हो सकता है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे। अगर बैंक निफ्टी ना आउट परफॉर्म कर रहा हो तो सिलेक्टिव स्टॉक्स इस पॉकेट से जरूर बेहतर कर रहे होंगे। और अगर बैंक निफ्टी अच्छा करेगा तो निफ्टी भी फॉलो थ्रू करेगा और बाय ऑन डिप्स की इसीलिए निफ्टी में स्ट्रैटेजी होगी। बैंक निफ्टी में 2 सरकारी बैंक रडार पे रखिएगा इस सीरीज के लिए। कैनरा बैंक 128-130 के टारगेट्स के लिए और दिग्गज एसबीआई 850 से 875 तक जाने की शायद इस सीरीज में कर रहा होगा ये भी तैयारी। राहुल, थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुली सब कुछ पेंट कर देने के लिए। इस नोट पर 10 के दमदार ट्रेड्स में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार ट्रेडर्स हॉटलाइन।